हेलो फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं CGST के अनुसार जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मेंटेन करने होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले बना रहा हूँ और वो संडे को मैं अपलोड करूँगा। आज मेरे कुछ मित्रों ने और कुछ लोगों ने कहा कि GDP हमारे देश की इतनी डाउन जा रही है लॉकडाउन की वजह से, उसके बारे में आप अपने विचार थोड़े रखिएगा। तो GDP के बारे में अक्सर मैं देखता हूँ वो लोग भी चर्चा करते हैं जिन लोगों को GDP की ABCD भी नहीं पता है। सोशल मीडिया पे मैं अक्सर देखता हूँ कि इस तरह के उल्टे सीधे कमेंट्स लोग डालते हैं जिनको उसके मूलभूत घटक ही नहीं पता है GDP के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, लेकिन जितनी इकोनॉमिक्स हम जानते हैं, जितनी हमने पढ़ी है, जितनी समझी है, उसके अनुसार मैं आज की डेट में ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि GDP में जो गिरावट हम देख रहे हैं वो स्थायी नहीं है और ना ही वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। जब आप बारीकी से अपने देश की GDP के बारे में अध्ययन करेंगे तो 96 में भी हम सब देख चुके हैं। 96 में भी जब अटल जी ने परमाणु विस्फोट किया था, उस समय भी G20 देशों ने हमारे ऊपर बैन लगाया था और टेक्नोलॉजी रोक दी थी। लेकिन एक आम आदमी को, मेरे सहित एक आम आदमी को पता भी नहीं चला कि किसी प्रकार का इंडिया पे प्रतिबंध लगा या हम प्रतिबंधित किए गए। हमारे रूटीन जैसा था वैसे ही चलता रहा। हो सकता है हम सुपर कंप्यूटर जो बनाने जा रहे थे उसके लिए हमें कुछ वेट करना पड़ा, लेकिन एक आम आदमी के जनजीवन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। एक जन सामान्य के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ा। उसका बेसिक कारण है जो हमारी GDP है वो आज जो, जैसा कि सरकार भी कहती है, आंकड़े भी कहते हैं कि लगभग $3 ट्रिलियन से ज़्यादा की बड़ी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यदि हम पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखते हैं, और 5th रैंक हमारी आती है यदि हम GDP नॉमिनल रेशियो के हिसाब से देखते हैं। लार्जेस्ट, मैं लार्जेस्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन सब कुछ डिपेंड, जो भी कुछ हमने गेन किया या हम गेन करते हैं वो जब हम पर कैपिटा से डिवाइड करते हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो जहाँ हम 5th रैंक पर हैं नॉमिनल GDP के हिसाब से, पूरे वर्ल्ड में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ हमारी रैंक रह जाती है 139। और यदि हम परचेजिंग पावर के हिसाब से देखते हैं, जहाँ हम 3rd रैंक पर खड़े हुए हैं साइज के हिसाब से, वहाँ हमारी रैंक आ जाती है 118, 118वीं रैंक आती है पर कैपिटा के हिसाब से। तो जो इकोनॉमी का साइज है वो भले ही कितना भी बड़ा हो, हम $3 ट्रिलियन से जगह $5 ट्रिलियन भी करने की हमारे अंदर क्षमता है और हम निश्चित रूप से कर भी लेंगे। लेकिन जो इकोनॉमी में गिरावट हम महसूस कर रहे हैं या जो आंकड़े बता रहे हैं, उसके लिए चिंता का विषय क्यों नहीं है, ये मैं आपको इसका मोटा सा कारण समझाता हूँ। GDP के जो हमारी इकोनॉमी है, हमारे देश की इकोनॉमी है, उसका जो बेस है, जो सेक्टर है, वो GDP कहाँ से आती है, GDP किस तरह से आती है। तो लगभग 15% GDP हमारी क्रिएट करती है एग्रीकल्चर, 15% से थोड़ा सा ज़्यादा। और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, वो लगभग करती है 23% GDP क्रिएट। जबकि हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो लगभग 62% GDP क्रिएट करता है। 2014 से 2018 तक का जो पीरियड था उसमें हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी थी। ये आंकड़े गवाह हैं।
हम सबसे तेज गति से, इवन सरप्राइजिंगली हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था। चाइना से भी हम आगे थे। हमारी इकोनॉमी की विकास दर 2018 में 7% थी और 2019 में 6.1% थी। चाइना से हम आगे थे। तो लेकिन उसका रीजन क्या था? हमारी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ थी वो उस समय भी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी की होनी चाहिए। इंडस्ट्री हमारी कभी भी उस समय भी लगभग 2% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही थी। हमारा जो इकोनॉमी को, जीडीपी को जो क्रिएट कर रहा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा था और सर्विस सेक्टर क्रिएट कर रहा था। एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर दोनों मिलके लगभग 77% हिस्सा बनते हैं और जीडीपी का। और मुझे पूरा विश्वास है आज हमारा सर्विस सेक्टर लॉकडाउन की और कोरोना काल की वजह से शांत है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में इंडस्ट्री आती है, वो टूरिज्म आता है, होटल्स आते हैं, बाकी इसी तरह के पीरियड चीज़ें आती है, बैंक्वेट हॉल हो गए, मैरिज हॉल हो गए। ये सब चीज़ें आज की डेट में सर्विस सेक्टर में जो क्रिएट जीडीपी कर रहे थे वो कोरोना की वजह से डाउन गई हैं। और आप निश्चित तौर से मानिएगा कि बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है ये बात कि हम जीडीपी जो हमारी 2018-2019 में जो हमने छोड़ी थी, हम उससे तेज गति से तरक्की कर सकते हैं। आज हमारे पास उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे बेटर हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम है, उससे ज़्यादा हमारे पास गवर्नमेंट की बिल पावर भी उससे ज़्यादा है। आज चाहे वो किसी भी दल की राज्य सरकार हो, वो हर एक चाहती है कि मेरे स्टेट में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आए। और जब ये एक कंपटीशन की भावना स्टेट्स के अंदर आती है तो निश्चित तौर से ये जैसे ही ये काल खत्म होगा, जो ये कोरोना का काल चल रहा है, आप निश्चित तौर से मानिएगा हमारी जीडीपी 7% से भी आगे जाके टच करेगी। जब हमारी जीडीपी डाउन होती है या जीडीपी में गिरावट आती है तो हमारा जो लेबर एनफोर्समेंट है वो लेबर फोर्समेंट, जबकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सिर्फ 15% जीडीपी क्रिएट कर रहा है, 15 से 16% के आसपास, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में लगभग वो 44 से 50% तक का आंकड़े को टच करता है। यानी कि 44 से 50% जनता को वो रोजगार देता है। और ये खुशी की बात है कि इस कोरोना काल में भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी प्लस दिखाई दे रही है। जीडीपी प्लस नहीं दिखाई दे रही है। मैं अभी आंकड़े देख रहा था कि हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो डाउन जा रही थी, लेकिन ट्रैक्टर की सेल जो थी वो लगभग उसने 12% गेन किया। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इकोनॉमी को अभी भी काफी हद तक बचा पा रहा है और एम्प्लॉयमेंट का जो फोर्स है और सेक्टर्स के ऊपर, उसको भी कुछ हद तक कम करने में वो कामयाब रहा है। जो लोग माइग्रेट हो गया है, इंडस्ट्री जो थी, जो हमारी इंडस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट करती है 23% जीडीपी का, वो लेबर एंड फोर्स के मामले में जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है वो लगभग 23% करती है। तो इंडस्ट्री भी आज की डेट में लॉकडाउन में तो कम्प्लीटली बंद रहा। वही कारण था कि उसका इम्पैक्ट आज हमें सेकेंड क्वार्टर के उसमें दिखाई दे रहा है। तो वो उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा कि लॉकडाउन कम्प्लीटली लॉकडाउन था और इंडस्ट्री हमारी बंद थी, तो लेबर भी माइग्रेट हुई। लेकिन कृषि सेक्टर ने काफी हद तक इस चीज को संभाला है। जो 44 से 50 तक का भार था, आज वो कहीं उससे ज्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट कृषि हमारा सेक्टर दे रहा है। जो सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है वो करता है 31%। 31% सेक्टर, यदि 31% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है हमारा सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में आज स्थिति मित्रों ये है कि काफी जॉब लोगों के जा चुके हैं। आखिर कौन कब तक देगा? एयरवेज में कल मेरी एक हमारे मित्र हैं, उनका बेटा एयरवेज टाटा में है, टाटा ग्रुप में है। तो वो अभी तक तो 2 महीने की उन्होंने मार्च और अप्रैल की सैलरी दे पाए थे वो लोग भी, लेकिन उन्होंने अब डिसाइड किया है कि वो 1/2 सैलरी देंगे।
तो यहाँ जब टाटा जैसा ग्रुप कंप्लीटली सैलरी नहीं दे पा रहा है, हालांकि टाटा ग्रुप ने किसी को निकाला नहीं है, किसी एक इवन सिंगल एम्प्लॉय को भी नहीं निकाला। मैं टाटा ग्रुप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उसका बहुत बड़ा देशभक्ति में ये एक योगदान का उसका सबूत है, एग्जाम्पल है कि वो किस तरह से देश के लिए और अपने नागरिकों की कदर करता है। उसने एक भी बंदे को नौकरी से नहीं निकाला। सैलरी जरूर उन्होंने कुछ टाइम नहीं दे पाए, लेकिन अब डिसाइड किया है कि वो सैलरी देंगे। ये मैं खाली एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ, बाकी सेक्टर में टाटा, चाहे वो टीसीएस हो, टीसीएस में मेरी भतीजी जॉब करती है, उसको रेगुलर पे मिल रही है। इंक्रीमेंट हालांकि नहीं, जो ड्यू थे वो नहीं हो पाए, लेकिन जो सैलरी पहले से पेरोल पर थी वो सैलरी वो टाटा ग्रुप दे रहा है। हम अब जीडीपी की जब जो आंकड़े मैंने आपको बताया कि कौन सा सेक्टर कितनी जीडीपी क्रिएट कर रहा है, तो यानी कि हमारा सर्विस सेक्टर प्लस हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 77% यदि जीडीपी क्रिएट कर रहा है, तो यकीन मानिएगा हम बहुत बड़े प्लस पॉइंट में हैं। हम जैसे ही ये कालखंड खत्म होगा, हम जीडीपी जो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड की थे, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ा था 2014 से 2018 तक, हम वो दिन दोबारा से लौट कर आएगा। तो इकोनॉमी के बारे में मित्रों ज्यादा ना तो हमें इस चीज को देखना है कि सरकार जो भी कर रही है हम लोगों की भलाई के लिए कर रही है, और ये कालखंड ऐसा है कि हमें छोटी मोटी आलोचना को छोड़कर हमें सरकारी मशीनरी के ऊपर भी आक्षेप ना लगाते हुए अपना कर्तव्य हम कितना कर पा रहे हैं, हमें अपनी तरफ देखते हुए कार्य कर रहे हैं। हम जब एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा, जो कंपोनेंट है, जो हमारे जीडीपी क्रिएट कैसे हो रही है, जीडीपी क्रिएट होती है डिमांड से। जब हम किसी चीज़ की, मानो कोई मेरे पास कोई चीज़ है और दूसरा परचेज कर रहा है, फिर तीसरा उसको हाथ में जा रही है, यानी कि पैसा जितना हाथों से घूम रहा है, तो लगभग हमारी जो जीडीपी है लगभग 60% जो है वो हाउस होल्ड कंजप्शन है। तो हाउस होल्ड कंजप्शन, आदमी आमदनी कम होगी तो नेचुरल ये है कि वो खर्चों पे कंट्रोल करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मीडियम क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे अपर मीडियम हो। यदि इनकम डाउन होती है तो वो नेचुरल है, हाउस होल्ड खर्चे भी कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा जहां तक हो सकता है। तो जब 60% हमारा हाउस होल्ड कंजप्शन है जीडीपी का, तो वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। अब इसी तरह से मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट कंजप्शन जरूर बढ़ा है। गवर्नमेंट कंजप्शन इस कोरोना काल में, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर की बहुत सारी स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने, बहुत सारे ऐसी चीजें, वो राशन लोगों को दिया, तो गवर्नमेंट ने परचेज किया। तो गवर्नमेंट जहाँ 11-12% जीडीपी क्रिएट कर रही थी, उसका कंपोनेंट में जो शेयर था वो करीब 16% चला गया, वो बढ़ गया। और 19% के लगभग हम एक्सपोर्ट करते हैं, 19% एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट भी हमारा जहाँ का कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ है। हाँ, इंपोर्ट पे हमने जरूर कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो खाई है उसको कम कर सकें, आत्मनिर्भर भारत की तरफ को बढ़ सकें। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम तभी बढ़ेंगे जब हमें, यदि ये पेंसिल है, स्वदेशी पेंसिल है, थोड़ी सी यदि इसकी क्वालिटी डाउन भी है तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इसी को खरीदूंगा, और थोड़ी सी महंगी है तभी मैं कोशिश करूंगा कि इसी को खरीदूंगा। हमारे अंदर स्वदेश प्रेम की भावना जब तक जागृत नहीं होगी, तब तक जो हम सेल्फ डिपेंडेंस का इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सपना देखते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमें अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा भी जगाना पड़ेगा। और जब हम घटक की बात करते हैं और जो जीडीपी क्रिएट होने की बात करते हैं, यदि हम उसको समग्र रूप से देखते हैं तो निश्चित रूप से यकीन मानिए मित्रों कि हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जीडीपी डाउन जा रही है या अनएम्प्लॉयमेंट भी यदि बढ़ रहा है तो सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहा है, लॉकडाउन और कोरोना काल की वजह से। जैसे ही सर्विस सेक्टर हमारा खुलेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जहां था उससे बेटर पोजीशन में पहुंचेंगे। और हो सकता है ईश्वर कभी कभी तो ऐसी चीजें, एक
चीज क्रिएट करता है। जो आदमी लेबर के रूप में काम कर रहा हो, उसने कभी कुछ करने की सोची ना हो, तो हो सकता है कि वो माइग्रेट होकर यदि घर आया हो तो उसने कोई और भी उससे भी बेटर रोजगार कर लिया हो, उससे भी बेटर कोई चीज अपना ली हो। तो ये पॉजिटिविटी भी हमें देखनी चाहिए, हमें सकारात्मक भी देखनी चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ चीज लूज करते हैं, कुछ हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो हम कुछ पाते भी हैं और कुछ करने की सोचते भी हैं। यदि हम कुछ खोएंगे नहीं तो कुछ पाने की लालसा भी नहीं जागेगी। एक कंफर्ट जोन में आदमी जी रहा होता है। जब कंफर्ट जोन में जी रहा होता है कि यदि मेरा खर्चा 10,000 में चल रहा है तो 10,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं तो मैं सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, वो आगे करने की सोचेगा नहीं, सोचते नहीं है, अधिकतर लोग नहीं सोचते। मैंने दिल्ली में रिक्शा वालों को देखा है कि यदि वो उनको 1 दिन का 2 दिन का भाड़ा मिल गया तो वह आगे रिक्शा चलाने से ही मना कर देते हैं कि भाई अब हम नहीं जाएंगे, और वो बैठ के क्या खाते हैं, सुर्ती खा रहे होते हैं, अपने जीवन की और विनाश की ओर ले जा रहे होते हैं। तो ये अब जब वो कंफर्ट जोन से बाहर आया, जॉब चला गया, तो निश्चित रूप से उसने कुछ ना कुछ उद्यम किया होगा, और हो सकता है यदि चाय की दुकान भी खोली हो, यदि कोई और रोजगार भी किया हो, वो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट उसके लिए कर रहा हो और उसका जीवन उससे ज़्यादा खुशहाल होगा, उसका परिवार उससे ज़्यादा खुशहाल होगा। तो जो हम देखते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने का काल है ये, हमें आपदा को अवसर में बदलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम उद्यमी हैं, हम परिश्रमी हैं, हम विवेकवान हैं और हम देशभक्त हैं, हम आगे की सोचते हैं, हमारे अंदर दूरदृष्टि है, तो हम इस आपदा काल में भी बहुत सारे अवसर हमारे सामने आए हैं और हम उनको भुना सकते हैं अपनी खुशहाली के लिए, अपने समाज की बेटरमेंट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए और देश के बेटरमेंट के लिए। तो मित्रों, एक बार फिर मैं दोबारा से ये आपसे आग्रह करूंगा कि जो सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा सरकार के बारे में, चाहे किसी भी के बारे में भी, इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में जो खबरें चल रही हैं और जो हम आंकड़ा देख रहे हैं कि वहां फलाना इतने मर गए, इतने मर गए, पहले भी ऐसा होता था, बहुत मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपना डर की वजह से हम जीना ही छोड़ दें। जीना मत छोड़िएगा, एक एक पल को एंजॉय कीजिएगा। और पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि डर के आगे ही जीते हैं। इस कालखंड से हम निकलेंगे और मजबूत होकर निकलेंगे और हम अच्छे होकर निकलेंगे। और जैसे कि सोना निखरता है तपने के बाद, हो सकता है हम उसी तरह से निखरें और उसी तरह से देखें। अपने सकारात्मक पहलू को देखिएगा और बिल्कुल भी निराश होने का कोई कारण मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें निराश होने की किसी भी तरह से आवश्यकता है। हाँ, अपने ऊपर धैर्य, अपना संयम बरकरार रखना है, अपना विवेक बरकरार रखना है और हमें अपने समाज को भी देखना है, अपने आसपास के लोगों को भी देखना है। यदि किसी को जरूरत है तो यदि हम हेल्प करने की पोजीशन में तो उसे हेल्प जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।